नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जीवों में जनन का भाग 4। पिछली वीडियो में हमने लैंगिक जनन और युग्मक जनन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीवों में लैंगिकता, युग्मक स्थानांतरण, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं। लेकिन निषेचन तथा उससे जुड़ी हुई घटनाओं को पढ़ने से पहले हम जीवों की लैंगिकता से जुड़े हुए कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सामान्यतः हमने यह पढ़ा है कि लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न जीव जैसे कि नर और मादा के युग्मकों में युग्मन होता है, लेकिन एक्चुअल में हमेशा ऐसे नहीं होता। तो जनन संरचना के आधार पर जीवों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, द्विलिंगी और एकलिंगी। जिन जीवों में नर एवं मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें द्विलिंगी कहते हैं। पौधों में इनके उदाहरण हैं कारा एवं मक्का। इस फोटो में मक्के का पौधा दर्शाया गया है। इसमें नर एवं मादा दोनों पुष्प हैं। उसी तरह कारा में भी मादा और नर दोनों जननांग पाए जाते हैं। वहीं द्विलिंगी जीव का उदाहरण है केंचुआ। इसमें नर जननांग वृषण और मादा जननांग अंडाशय दोनों पाए जाते हैं। फिर आते हैं एकलिंगी। एकलिंगी पौधों में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं अलग अलग जीवों में होती है। पौधों में इसका उदाहरण है खजूर और पपीता। यह खजूर का नर पुष्प है और यह मादा पुष्प है और ये दोनों अलग अलग पेड़ों में पाए जाते हैं। वहीं एकलिंगी जीवों का उदाहरण है तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच। यह मादा कॉकरोच है क्योंकि इसमें अंडाशय है और ये नर कॉकरोच है क्योंकि इसमें वृषण है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कभी कभी एक ही पुष्प में नर एवं मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। इन पुष्पों को उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। इस पुष्प में यह अंडप है यानी कि मादा जननांग और यह पुंकेसर यानी कि नर जननांग, तो यह पुष्प उभयलिंगी हुआ। वहीं फंजाई यानी कि कवकों में हम समथैलेसी और विषमथैलेसी जैसे टर्म्स का यूज करते हैं। समथैलेसी द्विलिंगी के लिए उपयोग होता है। इसमें नर एवं मादा जननांग एक ही थैलस में पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है स्ट्रॉ मशरूम। वहीं विषमथैलेसी फंजाई एकलिंगी होती है। इनमें नर एवं मादा जननांग अलग अलग थैलस में पाया जाता है। इसका उदाहरण है राइजोपस। आगे बढ़ते हैं और युग्मक स्थानांतरण के बारे में पढ़ते हैं। आप जानते ही होंगे कि युग्मक बनते कैसे हैं, बट आपने क्या कभी सोचा है कि ये युग्मक आपस में मिलते कैसे हैं? अधिकतर जीवों में नर युग्मक चल होता है और बहुत अधिक मात्रा में बनता है और मादा युग्मक अचल होता है। नर युग्मक अपनी पूंछ की मूवमेंट से तैरकर मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद है, जहां पर युग्मकों को आपस में मिलाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, जैसे कि जल। कुछ फंजाई एवं शैवालों में दोनों युग्मक चल होते हैं और जल में गति करके आपस में मिलते हैं। लेकिन ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में नर युग्मक चल होता है और मादा युग्मक अचल। फिर भी निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। पुष्पी पादपों में तो नर और मादा युग्मक दोनों ही अचल होता है। तो परागकण जिनमें नर युग्मक होते हैं, मादा युग्मक तक बहुत सारे माध्यमों से जाते हैं। यहाँ पे माध्यम मधुमक्खी है, लेकिन हवा, जल, कीट बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं और इस स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। युग्मक स्थानांतरण के बाद अगला स्टेप होता है निषेचन। निषेचन जिसे युग्मक संलयन भी कहते हैं। निषेचन में नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज, जिसे जायगोट भी कहते हैं, का निर्माण होता है। पर यहाँ पर सवाल यह उठता है कि यह प्रक्रिया आखिर होती कहाँ पे है?
यह जीवों के शरीर के अंदर भी हो सकती है और बाहर भी। तो यह प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, इस आधार पर निषेचन को दो भागों में विभाजित किया गया है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। पहले बाह्य निषेचन को समझते हैं। जब निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के बाहर जल या किसी अन्य माध्यम में होती है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं मछलियां, स्टारफिश, मेंढक आदि। यहाँ पर चित्रों के माध्यम से मछली तथा स्टारफिश को स्पॉनिंग करते हुए दर्शाया गया है। इस प्रकार के निषेचन में बाहरी माध्यम में संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए काफी बड़ी मात्रा में युग्मक निर्मुक्त होते हैं। इसमें बड़ी संख्या में संतानें पैदा होती हैं। चलिए बाह्य निषेचन को मेंढक के उदाहरण से समझते हैं। मेंढक में बाह्य निषेचन पानी में होता है। बरसात के मौसम में मेंढक तालाबों में अथवा धीमे बहने वाली नदियों में उतर आते हैं। जब नर अथवा मादा मेंढक पानी में साथ आते हैं तो मादा मेंढक बहुत सारे एग्स मुक्त करती है। मुर्गियों के अंडों के विपरीत मेंढक के अंडों में बाहरी कैल्शियम का कवच नहीं होता और वे बेहद नाजुक होते हैं। जेली की एक परत इन अंडों को साथ में होल्ड करके रखती है और इन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। जब सारे अंडे दे दिए जाते हैं तब नर मेंढक उनमें नर युग्मक मुक्त करते हैं। हर एक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की मदद से पानी में तैरते हैं और मादा युग्मक अर्थात अंडों के पास आते हैं, जिसके बाद निषेचन होता है। पर इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इनकी संतानों को सुरक्षा नहीं मिल पाती। इस वजह से वह शिकारियों का शिकार हो जाती हैं या फिर बारिश में बह जाते हैं और तूफान में नष्ट हो जाते हैं और वयस्क होने तक उनकी उत्तरजीविता काफी जोखिमपूर्ण हो जाती है। अब आंतरिक निषेचन के बारे में पढ़ते हैं। आंतरिक निषेचन में निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर के अंदर संपन्न होती है। इसके उदाहरण हैं सभी उच्च श्रेणी के प्राणी जैसे कि सरीसृप, स्तनधारी एवं अधिकतर पादप जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। तो लगता है निषेचन बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, परंतु अगर किसी जीव में निषेचन ही ना हो तो क्या होगा? हैरानी की बात तो यह है कि ऐसे भी कुछ जीव होते हैं जिनमें बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक का नए जीव में निर्माण होता है। इस प्रकार की घटना अनिषेक जनन कहलाती है। इसके उदाहरण हैं मधुमक्खियां और छिपकली की कुछ प्रजातियां। निषेचन के बाद फिर जो भी लैंगिक जनन से जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं, उन्हें निषेचन पश्चात घटनाएं कहते हैं। इनमें युग्मनज का निर्माण और भ्रूणोद्भव शामिल है। धरती में मौजूद सभी जीवों के जीवन की शुरुआत एकल कोशिका युग्मनज के रूप में होती है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनता है। युग्मनज के निर्माण के बाद भ्रूणोद्भव होता है, यानी कि युग्मनज से भ्रूण का विकास। युग्मनज में कोशिका विभाजन तथा कोशिका विभेदीकरण होता है। कोशिका विभाजन, जिसे हम समसूत्री विभाजन भी कहते हैं, इस प्रक्रिया द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है। इस प्रक्रिया से युग्मनज की कोशिकाएं अपनी संख्या बढ़ाती हैं और कोशिका विभेदीकरण से एक प्रकार की कोशिका किसी दूसरे प्रकार की कोशिका में रूपांतरित होती है। कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरण से गुजरकर विशेषीकृत ऊतकों एवं अंगों की रचना करते हैं। युग्मनज ने कहाँ विकास किया है, इस बात के आधार पर प्राणियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अंडप्रजक और सजीव प्रजक। अंडप्रजक वे प्राणी हैं जिनमें युग्मनज मादा शरीर के बाहर विकास करता है। इनमें शिशु का जन्म अंडों के द्वारा होता है।
इन जीवों द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं जो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके होते हैं। फिर स्फुटन द्वारा नए शिशु का जन्म होता है। इसके उदाहरण हैं सरीसृप वर्ग और पक्षी। सजीव प्रजक प्राणियों में मादा के शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होकर शिशु बनता है। शिशु मादा के शरीर से प्रसव द्वारा पैदा होते हैं। इसके उदाहरण हैं सभी स्तनधारी जैसे कि हाथी और शेर और मनुष्य। वहीं पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। इस बारे में विस्तार से हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इनमें युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में और अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। अंडाशय ही आगे चलकर फल भित्ति का निर्माण करता है। यह फल को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस वीडियो में हमने सीखा जीवों में लैंगिकता, युग्मक स्थानांतरण, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं जैसे कि युग्मनज का निर्माण और भ्रूणोद्भव। अब आप घर जाकर अपने जीव विज्ञान की एनसीईआरटी की पुस्तक से पूरे पाठ 1 को दोबारा जरूर दोहराएं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 1 के अभ्यास प्रश्न। धन्यवाद।